बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट भी नया है और टॉपिक भी हमारा इसमें फ़र्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सब्जेक्ट सेल्स टैक्स एक्ट 1990, पहले भी हमने इसको कवर किया था, लेकिन अब कुछ इसमें काफ़ी सारी बल्कि अमेंडमेंट्स हुई हैं फाइनेंस एक्ट 2023 के जो अप्रूवल के बाद, तो उनको भी ऐड ऑन किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम अपने कोर्स को अपडेट करेंगे। तो हम अपने इस कोर्स में जहाँ पे आपका टेक्स्ट रेड कलर में होगा, आप ये समझें कि फाइनेंस एक्ट 2023 इसके तनाजुर में वो चीज़ें चेंजेस हुई हैं और आप उसको एज एडिशनल मटेरियल के तौर पे कंसीडर करें और अपने प्रीवियस नॉलेज को अपडेट करेंगे। सो लेट अस मूव। पहला हमारा टॉपिक होगा अबाउट द चैप्टर इंट्रोडक्शन और उसकी प्रिलिमिनरी, जिसमें हमने शॉर्ट टाइटल और उसकी डेफिनेशन वगैरह के बारे में चीज़ों को ऐड ऑन करना है और फोकस के साथ चीज़ों को लेके आपने चलना है, क्योंकि आप लोगों के इस सेशन के बाद डेली बेसिस पे जितने भी हमारे लेक्चर्स आएंगे, तो लेक्चर के बाद आपका असेसमेंट क्विज़ होगा। सो आपने उसको भी अटेम्प्ट करना है और कोशिश करनी है कि उसको बेहतर परफॉर्म करें। सो चैप्टर हमारा फर्स्ट है, प्रिलिमिनरी है ये, और इसका सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। जैसा कि तकरीबन सारे ही जो हमारे एक्ट हैं या ऑर्डिनेंस हैं उनके हवाले से एक इंट्रोडक्शन होता है, तो इसका सब सेक्शन 1 कहता है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। तो इसका एक शॉर्ट टाइटल जो रहेगा वो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 होगा। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। चूँकि ये फेडरल गवर्नमेंट के पावर में आता है सेल्स टैक्स अप्लाई करना, तो ये फेडरल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो होल ऑफ द पाकिस्तान एक एरिया होता है। ये नहीं है कि स्पेसिफिक एक जुरिस्डिक्शन हो। अगर पंजाब का है, सिंध का है, उनका कोई एक्ट ऐसा पास हो जो उनकी असम्बली पास करेगी, तो वो उस सूबे तक महदूद होती है। लेकिन जब फेडरल गवर्नमेंट का होता है तो उसकी एप्लीकेशन पूरे कंट्री में होती है। सो सब सेक्शन 3 है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच अ डेट एज द फेडरल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट अपॉइंट। तो इसका नोटिफिकेशन जैसे एप्लीकेशन में बताया जाएगा कि किस डेट से ये अप्लाई होगा, तो उसी डेट से होगा। यानी कि विद इमीडिएट इफेक्ट भी नहीं है, बल्कि उसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश होने के बाद वही डेट नोटिफाई की जाएगी जिससे गवर्नमेंट चाहती है। सेक्शन 2 यहाँ से स्टार्ट होता है और हमारा सेक्शन 2 डेफिनेशंस के मुतालिक होगा। और कई सारी ऐसी डेफिनेशंस हैं जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हुए हैं, तो हम उन ओवरलैपिंग डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाएंगे। लेकिन अंडरस्टैंडिंग की हद तक अगर आप उन चीज़ों को नहीं भी पहले समझ सके तो समझ में आपको बात आ जाएगी, लेकिन थोड़ा ब्रीफ रखेंगे। एक्टिव टैक्स पेयर का मतलब होता है, सबसे पहले जो डेफिनेशन है हमारी एक्टिव टैक्स पेयर। एक्टिव टैक्स पेयर का मतलब है कि जो सेल्स टैक्स के हवाले से मंथली जो आप रिटर्न सबमिट करते हैं, उसकी लिस्ट में आप अपीयर हो रहे हैं एज एक्टिव टैक्स पेयर। किसी वजह से आप ब्लैक लिस्टेड नहीं है, किसी वजह से आपको उस लिस्ट से रिमूव नहीं किया गया, तो ऐसी लिस्ट को हम कहते हैं एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट। और जितने भी उसके अंदर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स होते हैं उनको हम कहते हैं एक्टिव टैक्स पेयर्स। मीन्स अ रजिस्टर्ड पर्सन हु डज़ नॉट फॉल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। यानी कि अगर वो लिस्ट में मौजूद है और फॉलोइंग कैटेगरीज जो अलग से हैं जो इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में, वो कौन कौन से हो सकते हैं और ना ही वो एक्टिव टैक्स पेयर काउंट होंगे। ए, हु इज़ ब्लैक लिस्टेड और हुज रजिस्ट्रेशन इज़ सस्पेंडेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 21। यानी कि जिसको ब्लैक लिस्ट या उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि ब्लैक लिस्टेड और सस्पेंडेड, ये एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कहलाते। दूसरे नंबर पे बी, फेल्स टू फाइल द रिटर्न अंडर द सेक्शन 26 बाय द डेट फॉर 2 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड। यानी कि जो आपके मंथली जो 15 डेट होती है एक प्रीवियस मंथ की जो रिटर्न आपने सबमिट करनी होती है, अगर आपने 2 कंसेक्टिव रिटर्न सबमिट नहीं की तो भी वो जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कहलाएगा। सी है हु फेल्स टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे सेल टैक्स की नहीं बात कर रही, इनकम टैक्स रिटर्न की हो रही है। सेक्शन 114 और स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 115 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 बाई द ड्यू डेट। यानी कि ड्यू डेट तक अगर इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं की तो वो भी एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कहलाएगा। डी, हु फेल्स
टू फाइल क्वार्टरली और एन एनुअल विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 165 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये एक एडिशनल शर्त है कि अगर किसी ने क्वार्टरली या अपनी एनुअल विद होल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट सबमिट नहीं की अंडर सेक्शन 165 जो रिक्वायरमेंट है, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का है सेक्शन, तो उसके मुताबिक अगर किसी ने क्वार्टरली या एनुअल विद होल्डिंग टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं की तो वो भी एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कहलाएगा। इसके बाद एक नई डेफिनेशन जो ऐड की गई, 1 के बाद 1A आ गई, एपलेट ट्राइब्यूनल। तो एपलेट ट्राइब्यूनल होती है कि टैक्सिंग अथॉरिटी कौन सी है, टैक्सेशन की अथॉरिटी सबसे बड़ी जो पाकिस्तान में है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। तो इस डिपार्टमेंट की हद तक विद इन डिपार्टमेंट अगर कोई आपकी अपील हो और वो टॉप एपलेट ट्राइब्यूनल एक ऐसा इदारा है जो टैक्स पेयर और जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल हो, उन दोनों का मामलात अगर कमिश्नर अपील से फ़ाइनल ना हो सके और टैक्स पेयर उससे मुतमईन ना हो सके तो ये मामला एपलेट ट्राइब्यूनल में जाता है। और एपलेट ट्राइब्यूनल एक अपील सुनने वाली या उनको डिस्पोज ऑफ करने वाली अथॉरिटी है और इसका कोई डिसीजन अगर टैक्स पेयर को काबिल कबूल ना हो या वो उससे मुतमईन ना हो तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। मीन्स द एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 130 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसके बाद आ जाता है एप्रोप्रिएट ऑफिसर। एप्रोप्रिएट ऑफिसर ये है कि जिस जगह पे जो ड्यूटीज़ हैं या जो फंक्शन किसी ने करना है उसके लिए जो ऑफिसर डेजिग्नेटेड है, जिसको अपॉइंट ही इस मकसद के लिए किया गया और उसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल गज़ट में दिया गया है, तो वो एप्रोप्रिएट ऑफिसर होगा। उसकी जगह पे जो विदाउट जिसकी नोटिफिकेशन गज़ट में ना हो वो एप्रोप्रिएट ऑफिसर नहीं होगा। तो एप्रोप्रिएट ऑफिसर मीन कि जिसकी ड्यूटी जहाँ पे है या जो फंक्शन जिस ऑफिसर के लिए रिक्वायर्ड है वही उसको परफॉर्म कर सकता है और उसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश किया जाता है, जो कि पूरे पाकिस्तान में एक ऑफिसर्स के हवाले से जिन जिन की ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जहाँ पे होती हैं उनकी एक लिस्ट होती है। मीन्स एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड by notification in the official gazette to perform certain functions under this act। इसके बाद डेफिनेशन 2A है एरियर्स। एरियर्स का मतलब ये होता है कि आपने जो सेल्स टैक्स सबमिट करना है और आपने अभी तक अपनी लायबिलिटी टैक्स पेयर ने क्लियर नहीं की और उसकी तरफ अभी गवर्नमेंट ने टैक्स जो उससे रिकवर करना था वो अभी वाजिब है, उसने पे करना है, तो जो रिमेनिंग टैक्स की लायबिलिटी उसकी होगी वो एरियर्स कहलाती है, यानी कि रिमेनिंग टैक्स लायबिलिटी ऑफ taxpayer in relation to a person means on any day the sales tax due and payable by the person under this act before that day but which has not yet been paid। यानी कि जिस दिन की बात हो रही है उससे पिछले दिन तक अगर उसने पे नहीं किया और आज भी पे नहीं किया तो वो उसके एरियज में कहलाया जाएगा। इसके बाद है, ये हमारी थोड़ा सा लेंथ में चलेगा डेफिनेशंस के हवाले से, एसोसिएट्स। तो इसकी एसोसिएट्स से क्या मुराद है? एसोसिएट्स मीन के एक पैरेलल। तो एसोसिएट्स जो इन टर्म्स ऑफ एसोसिएटेड पर्सनस है कि वो 2 या 3 दोस्त मिलकर कोई फॉर्म बनाते हैं और उन तीनों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी कि उनमें से कोई भी मौजूद होगा, तो जो तीनों ने मिलकर डिसाइड किया हुआ है कि बिज़नेस को ऐसे लेके चलना है और तीनों का ये फाइनल डिसीजन है, तो वो मिस्टर ए बैठा हो, बी बैठा हो, सी बैठा हो, तो वो कोई भी लेके चलेगा तो उन टर्म्स के मुताबिक जो मिस्टर ए बैठा हो या सी बैठा हो तो एक ही जैसा डिसीजन करेंगे। तो उस इस तरह के जो एक होती है एसोसिएशन 3 लोगों में, 4 लोगों में, तो उसको हम कहते हैं एसोसिएटेड पर्सन। सब्जेक्ट टू द सब clause 2 where 2 persons associate and the relationship between the two is such that one may reasonably be expected to act in accordance with the intention of the other। यानी कि वो मिस्टर ए है तो मिस्टर बी जिस तरह चाहता है मिस्टर ए भी उसी तरह परफॉर्म करता है, और मिस्टर बी बैठा है तो मिस्टर ए जैसे चाहता है मिस्टर बी भी वैसे ही करता है, दोनों एकदम। और बोथ पर्सन मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ द थर्ड पर्सन। अगर उनके साथ मिस्टर सी है तो जो मिस्टर सी चाहता है मिस्टर ए भी वैसे ही करेगा, मिस्टर बी भी वैसे ही करेगा, तो मिस्टर ए बी सी एसोसिएटेड पर्सन कहलाएंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे 2 पर्सन शैल नॉट बी एसोसिएटेड सोली बाय मीन्स बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट 1 पर्सन इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ द अदर और बोथ पर्सन आर एम्प्लॉयज़ ऑफ द थर्ड पर्सन। यानी कि एक एम्प्लॉयर है
और एम्प्लॉई है मिस्टर ए, और इन दोनों का जो रिलेशनशिप है ये एसोसिएशन नहीं कहलाएगी। और मिस्टर ए और मिस्टर बी भी एक एम्प्लॉई है, और दोनों जो है मिस्टर ए और मिस्टर बी ये एम्प्लॉई है मिस्टर एक्स के, तो दोनों ये भी एसोसिएटेड नहीं है। एसोसिएटेड ये भी एम्प्लॉयज़ हैं, ना एम्प्लॉयर का एम्प्लॉई के साथ मिलके कोई रिलेशनशिप बनता है एसोसिएट का, ना दोनों एम्प्लॉयज़ का आपस में एसोसिएट का रिलेशनशिप बनता है, ये एसोसिएट में इंक्लूड नहीं है। नंबर 3, विदाउट लिमिटिंग द जनरलिटी ऑफ द सब क्लास 1 एंड सब्जेक्ट टू द सब क्लास 4 द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज एसोसिएट्स, यानी कि बाकी बात अलग, जो हमने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की बात की वो एसोसिएशन में नहीं आते। लेकिन इसके अलावा जो सब क्लास 1 की अगर हम जनरलिटी के हवाले से देखें तो कौन कौन और एसोसिएशन में आते हैं, एन इंडिविजुअल एंड रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल और उसके जितने रिलेटिव हैं, मेंबर्स ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP बनी एक और उसके मेंबर हैं XYZ, तो उसका हर मेंबर जो है वो एसोसिएटेड कहलाएगा। C, a member of an association of persons and the association where the member either alone or together with an associate or associates under another application of this section controls 50% or more of the rights to income और कैपिटल ऑफ द एसोसिएशन, यानी कि वो भी जो एसोसिएट्स ही कहलाएंगे कि अगर एक इंडिविजुअल है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो मिल के या उनमें से कुछ मिल के किसी एक फॉर्म की जो 50% से ज़्यादा का हिस्सा राइट्स जो हैं उसके या उसका इनकम या उसका कैपिटल मिल के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो भी मेंबर ऑफ या वो उसके एसोसिएट ही आपस में कहलाएंगे। ए ट्रस्ट एंड एनी पर्सन हु बेनिफिट्स और मे बेनिफिट अंडर द ट्रस्ट, कोई एक ट्रस्ट है उसके ट्रस्टी हैं 2-3, तो वो उसी ट्रस्ट से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो भी आपस में एसोसिएट्स ही कहलाएंगे। इसके अलावा ई पॉइंट है ए स्टेक होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी, यानी कि एक स्टेक होल्डर है कंपनी में एंड द कंपनी वेयर द स्टेक होल्डर्स वेयर द शेयर होल्डर्स, यहाँ पे शेयर होल्डर्स है, अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड अ कंपनी वेयर द शेयर होल्डर्स आइदर अलोन और टुगेदर विद an associate or associates under an other application of this section control either directly or through one or more interposed person, यानी कि एक शेयर होल्डर्स एक कंपनी के कई सारे हैं, तो एक कंपनी है उसको हम कंपनी ए का नाम दे दें, तो उस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर मिस्टर ए भी है, मिस्टर बी भी है, मिस्टर सी भी है, और ये किसी AOP के मेंबर्स भी हो सकते हैं अलग से या फिर अलग से भी हो सकते हैं शेयर होल्डर, और तीनों मिलकर अगर एक कंपनी के शेयर्स को जो 51 से ज़्यादा जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि उनका होल्ड उस कंपनी पे ओवरऑल मिला के ज़्यादा हो रहा है, तो वो भी एसोसिएट्स ही कहलाएंगे। यानी कि अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड अ कंपनी वेयर द शेयर होल्डर्स आइदर अलोन, यानी कि शेयर होल्डर अकेला भी हो सकता है, बड़ा इन्वेस्टर हो, और टुगेदर विद एन एसोसिएट, जिस एसोसिएट का वो हिस्सा है वो एज अ एसोसिएट उसके साथ हैं, या एसोसिएट्स 2 से ज़्यादा फर्मों में वो मिलकर आपस में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका आपस में रिलेशनशिप एसोसिएट्स का है। अंडर एन अदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन कंट्रोल आइदर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरपोज पर्सन, यानी कि वो खुद अकेला या 2 के साथ मिल के, या एसोसिएशन उसके साथ मिल जाती है, या कोई और भी एसोसिएशन है जिसमें उसकी मेंबरशिप है, वो सारे मिल मिला के क्या करते हैं उस कंपनी के अंदर 50% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर इन कंपनी, उस कंपनी में उनकी 50% या उससे ज़्यादा उनकी वोटिंग पावर है, 50% और मोर ऑफ द राइट्स टू डिविडेंड, उसका डिविडेंड में उनका 50% या इससे ज़्यादा हिस्सा है, 50% और मोर ऑफ द राइट टू कैपिटल में उनका 50% या इससे ज़्यादा का राइट है, तो वो भी एसोसिएट्स कहलाएंगे। इसके अलावा पॉइंट एफ है टू कंपनीज वेयर अ पर्सन आइदर अलोन और टुगेदर विद एन एसोसिएट और एसोसिएट्स अंडर द एन अदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन कंट्रोल आइदर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरपोज पर्सन, यहाँ पे 2 कंपनीज़ की बात होगी, तो 2 कंपनीज़ में एक पर्सन है, वहाँ पे भी शेयर होल्डर है, वहाँ पे भी शेयर होल्डर है, और उसके आगे कहीं और एसोसिएशन है, और उन दोनों को मिला के अगर वो उस कंपनी के अंदर या दोनों कंपनीज़ के अंदर 50% से ज़्यादा का, या फिर यहाँ पे जो उसमें फर्दर डिफाइन किया गया कि 50% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर इन बोथ कंपनीज़,
कि वो एक कंपनी ए कंपनी है और दूसरी बी है, उन दोनों में भी उसके जो है वो 50% दोनों की जो है वो दोनों में 50% या इससे ज़्यादा के उसके पास शेयर्स हैं तो भी वो एसोसिएट कहलाएंगे। अकेला है तो अकेला तो फिर क्या उसके एसोसिएट है, लेकिन अगर वो किसी और एसोसिएशन के साथ मिलके या किसी और शेयर होल्डर के साथ मिलके जिसमें किसी और जगह पे वो एसोसिएट्स भी हैं और दोनों मिलकर कंपनी ए और बी के 50% या इससे ज़्यादा के उनके पास जो है वो वोटिंग राइट है। पहले तो हम एक कंपनी की बात कर रहे थे, अब दो कंपनीज़ हैं, दो कंपनीज़ को भी हम कंसिडर करेंगे तो दोनों कंपनीज़ में उनके अगर ज़्यादा है वो मिला के तो वो एसोसिएट्स कहलाएंगे 50% और मोर ऑफ द राइट्स डिविडेंड के, इसी तरह से कैपिटल, तो फिर हम उसको कहेंगे। लेकिन यहाँ पे शर्त यह है कि दोनों कंपनियों में, पहले एक कंपनी की बात थी, अब यहाँ पे दोनों कंपनियों में उनके 50% या उससे ज़्यादा राइट्स होने चाहिए। 2% शैल नॉट बी एसोसिएटेड अंडर सब क्लास, यहाँ पे सब क्लास के बाद और बी ऑफ द पैराग्राफ वेयर द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड नाइदर पर्सन मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ द अदर, कि अगर एक बंदा है वो दूसरा बंदा समझता है कि मेरे जैसे मैं चाहता हूँ वो उसके मुताबिक वो काम नहीं कर रहा तो उनके दरमियान में एसोसिएशन का रिलेशनशिप नहीं होगा। लेकिन इसकी शर्त यह है कि कमिश्नर इससे सेटिस्फाई हो तब। पॉइंट 5 है इन दिस क्लास रिलेटिव इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मीन, जब हमने बात की थी कि अगर एक इंडिविजुअल है या उसके रिलेटिव, तो रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाता है एन एंसेस्टर, अ डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल और ऑफ ए सपोज ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि उस द स्पाउस भी हो सकता है, उसका चाइल्ड भी हो सकता है, उसका ग्रैंड पेरेंट्स में से भी हो सकता है, उसके डिसेंडेंट भी हो सकता है, उसके दादा भी हो सकता है, यानी कि दादा हो, पोता हो, पड़पोता हो, तो ये सारे उसमें रिलेटिव में आते हैं। उसकी बीवी भी मिल के, तो ये उनका रिलेशनशिप में आते हैं रिलेटिव। अ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल और ऑफ एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन टर्म्स सब क्लास ए। सो ये हमने जो है डिस्कशन की अपनी एसोसिएट के हवाले से, इसको आप 2-3 दफ़ा इसका रिपीट करेंगे तो आपको आइडिया अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब हम इसी टेस्ट को सॉल्व करते हैं, असेसमेंट करते हैं आज के लेक्चर के बेसिस पे। व्हाट डज द टर्म एक्टिव टैक्स पेयर रेफर टू इन द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, अ पर्सन हु फेल्स टू फाइल द रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड। ऑप्शन बी है a person whose registration is suspended under section 21. ऑप्शन सी है a person who has not paid sales tax for 1 month. ऑप्शन डी है a registered person not falling under certain specified categories। तो आपके यहाँ पे आपने ऑप्शन चूज़ करना होगा, तो राइट ऑप्शन डी है a registered person not falling under certain specified categories, तो जिसमें ब्लैक लिस्टेड और सारी वो डिटेल हमने पढ़ी है। Question number 2, who is considered an appropriate officer according to the Sales Tax Act 1990? ऑप्शन है हमारे पास ए, a tax consultant hired by a company. ऑप्शन बी, an officer of inland revenue authorized by the board. ऑप्शन सी, any officer employed in tax collection office. ऑप्शन डी, the finance minister of Pakistan. So right option is B, an officer of inland revenue authorized by the board, यानी कि जो official gazette में notified है। Question number 3 है, what is the definition of arrears in the context of the Sales Tax Act 1990? ऑप्शन है हमारे पास ए, आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स ड्यू एंड पेएबल ऑन स्पेसिफाइड डे। ऑप्शन बी है सेल्स टैक्स नॉट पेड फॉर 2 consecutive periods। ऑप्शन सी है लेट फी अप्लाइड टू ओवर ड्यू सेल्स टैक्स। ऑप्शन डी है सेल्स टैक्स पेड बिफोर द ड्यू डेट। राइट ऑप्शन इज ए, आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स ड्यू एंड पेएबल ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। क्वेश्चन नंबर 4, who are considered associated persons under the Sales Tax Act 1990? ऑप्शन है हमारे पास 2 employees working for the same company. ऑप्शन बी, any 2 individuals related by blood. ऑप्शन सी, persons who may reasonably be expected to act in accordance with each other's intention. ऑप्शन डी, 2 individuals who share the same last name. Right option is C, persons who may reasonably be expected to act in accordance with each other's intentions. Question number 5 है हमारा, when are 2 individuals not considered associate under the Sales Tax Act 1990? अब हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखनी है कि कौन से associated नहीं कहलाएंगे। If they are both the employees of the same company. Option B, if the commissioner is satisfied that neither person may reasonably be expected to act in accordance with the intentions of the other.
ऑप्शन सी इफ़ दे आर relatives, option D if they have shared business interests. Right option is B if the commissioner is satisfied that neither person may reasonably be expected to act in accordance with the intentions of the other. Next हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 हु फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एन एक्टिव टैक्स पेयर. ऑप्शन है हमारे पास ए अ पर्सन हु फाइल्स रिटर्न इरेगुलरली, ऑप्शन बी a person who has paid sales tax for 3 consecutive months, option C a person who has not filed income tax returns, option D a person who does not fall under specified categories like blacklisted or non-filers. Right option is D a person who does not fall under specified categories like blacklisted or non-filer. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एन अप्रोप्रिएट ऑफिसर इन द सेल्स टैक्स एक्ट 1990. ऑप्शन ए है हमारे पास कंडक्टिंग सेल्स टैक्स ऑडिट्स, बी है कलेक्टिंग सेल्स टैक्स फ्रॉम बिजनेस, सी है परफॉर्मिंग फंक्शंस ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, ऑप्शन डी है इशूइंग सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट्स टू टैक्स पेयर्स. राइट ऑप्शन इज सी परफॉर्मिंग फंक्शंस ऑथराइज्ड बाय द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज़ नॉट कंसिडर्ड एन एसोसिएट अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990. ऑप्शन है हमारे पास अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी, ऑप्शन बी है अ ट्रस्ट एंड एनी पर्सन बेनिफिटिंग अंडर इट, ऑप्शन सी है टू इंडिविजुअल्स वर्किंग फॉर द सेम एम्प्लॉयर, ऑप्शन डी है मेंबर्स ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सनस. राइट ऑप्शन इज सी टू इंडिविजुअल्स वर्किंग फॉर द सेम एम्प्लॉयर, यानी कि एक एम्प्लॉयर के अंडर 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वो एसोसिएट नहीं कहलाएंगे. क्वेश्चन नंबर 9 है, what is the primary function of the appellate tribunal under the sales tax act 1990. ऑप्शन है हमारे पास ए issuing tax invoices to businesses, ऑप्शन बी है adjudicating sales tax disputes, ऑप्शन सी है conducting tax inspections, ऑप्शन डी है approving tax exemptions. बी ऑप्शन राइट है हमारा adjudicating sales tax disputes. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 व्हेन डज अ पर्सन बिकम एन एक्टिव टैक्स पेयर. ऑप्शन है हमारे पास व्हेन दे हैव पेड सेल्स टैक्स फॉर 6 कंसेक्टिव मंथ्स, ऑप्शन बी है व्हेन दे हैव फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न्स, ऑप्शन सी है व्हेन दे मीट स्पेसिफाइड क्राइटेरिया एंड डू नॉट फॉल अंडर सर्टन कैटेगरीज, ऑप्शन डी है व्हेन दे हैव ऑब्टेन्ड अ सेल टैक्स लाइसेंस. Right option is C when they meet specified criteria and do not fall under certain categories. So आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. होप्स हो कि आप लोगों की समझ भी आई होगी, असेसमेंट में आपने प्रॉपरली पार्टिसिपेट किया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट अपना नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होंगे. इंशाल्लाह डेफिनेशंस को कंटिन्यू करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.